फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्जन स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पीवाईक्यू सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि एग्जाम के लास्ट दिनों में हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज की पूरी लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे। तो उसी की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी आप जिस भी फेज में होंगे पढ़ाई के, इट मींस आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। आपको पता होगा कि 1 मार्च को आपका क्या है, मैथ का एग्जाम है। ठीक है, 1 मार्च को आपका गणित का पेपर है, तो अब आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपने पेपर को प्रिपेयर करना होगा। इट मींस अगर अभी आप कुछ हिस्सा पढ़े हुए हैं लेकिन कुछ हिस्सा नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुछ सिलेबस पढ़ा होगा लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैथ के बारे में बिल्कुल अनअवेयर है, तो उनके लिए भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता होगा, आप किसी भी टीचर से अपने पूछेंगे या किसी भी एक्सपीरियंस या फिर जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम, आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि अगर आपको बोर्ड में पास होना है तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड की खासियत होती है कि वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा तो उसका तरीका, उसका मेथड जरूर रिपीट होगा 101%। ठीक है, तो उसी सीरीज के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये इलाहाबाद मॉडल का प्रश्न पत्र है, यानी कि वो क्या करते हैं, हर साल मॉडल प्रश्न पत्र क्या करते हैं, निकालते हैं। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें आई थिंक कुछ 50 क्वेश्चन के करीब है ये। तो इसमें कुछ 50 क्वेश्चन है जिसमें हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी है और लॉन्ग आंसर भी है और अति लघु भी है। तो सब हम सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना होगा, मेरे साथ पेन कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और साथ साथ मेरे सवाल को करते रहिए। मैं इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा और इसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि अगर इस तरह के और क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो हम बहुविकल्पी से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी हमें, आपको पता होगा कि 20 बहुविकल्पी आने वाले हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, हम शुरुआत कर रहे हैं बहुविकल्पीय से। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न से हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमारे 20 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, 20 प्रश्न हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, अब आपको करना क्या है मेरे साथ साथ, आप जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद मैं ऑप्शन लिखूंगा, आप उसको कोशिश कीजिएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जब नहीं कर पाएंगे तो फिर देखिएगा कि मैं किस तरह से उसका सोल्यूशन लिखता हूं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड, ये पहले ही चैप्टर से आपके क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी स्कूल में पढ़ा होगा तो आप ये सवाल कर पाएंगे। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। मतलब हम हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसमें जो अभाज्य गुणनखंड करने पर उनकी घातें जो आएंगी, ठीक है, उनका योग क्या होगा, ठीक है, उनका सम क्या होगा, ये देखना है। ऑप्शन भी इसमें दे रखे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि अगर आप सॉल्व करें तो कर पाए इसको। ए की वैल्यू हमें दे रखी है हमारे 3, बी है हमारे पास 4, सी है हमारे पास 5 एंड डी है हमारे पास 6। क्या है हमारे पास? डी है हमारे पास 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहाँ पे देखिए क्या रखा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आपको पता होगा कि अभाज्य कैसी संख्या होती है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? कैसी संख्या होती है कि वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। फिर इस तरह से 3 हमारी होती है, 5 हमारी होती है, 7 हमारी होती है, 9 नहीं होती है, 11 होती है, 13 होती है। क्यों होता है ऐसा? वे संख्याएं कि जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, यानी कि उनके जो गुणनखंड हो, उनके जो गुणा जो हो क्या हो, उनके जो गुणनखंड हो वो सिर्फ क्या हो, एक हो, या फिर वो संख्या खुद, तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे है हमारे। ठीक है, तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड यानी सबसे पहले 2 से काटो, इसे कैसे कटेगा भाई? 2 सते 14 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम, सॉरी 2 तिहाई 6, एक बचेगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। ध्यान से 2, फिर 2 एकम 2 और 2 अठे 16। ये तरीका तो आपको आता होगा। और फिर 2 नवा 18 और इस तरीके से 3 से करोगे फिर क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये आपने तो निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड इसका। अब इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4
गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, जितना आया उसको लिख दो। अब ये क्या कह रहा है, अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही मैं लिखूंगा 2 की घात 3 की घात 2, तो अब हमें बताना क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं कि इसमें 2 3 क्या आ रहा है, नहीं, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड आप करो और अभाज्य गुणनखंडों में घातों, इट मींस जो ये घात आई है ना आपकी 4 और 2 का योग, मतलब इनको जोड़ दो, क्या होगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होगा, 2 और 3 ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये आपने गुणन के इनका योग इनकी घातों का, तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 2 क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है, 6 हो जाएगा हमारे पास आंसर, कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें देखना है फिर घात का योग क्या आता है। कभी कभी ये पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड में कि 2 और 5, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 3 हुआ, ये हो सकता है 5 आ जाता अगर कोई और संख्या होती मेरे पास, ठीक है, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड में हमें अभाज्य संख्याओं द्वारा ही हमारी जो वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन क्या है इसमें, तो आपको क्या करना, मेरे साथ सॉल्व करते रहना होगा, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उसे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे सॉल्व करूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण, अब ये दूसरे चैप्टर से आपके द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का मूल है, हमें इसमें क्या पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है, वो भी किसका, मूल है, किसका मूल पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। क्या करेंगे देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का सोल्यूशन इसका कैसे होगा, और इसमें हमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है प्लस माइनस 0.2, दे रखा है प्लस माइनस 0.2, बी दे रखा है प्लस माइनस 2, सी दे रखा है अपने को प्लस माइनस 1, और डी दे रखा है हम लोग को प्लस माइनस 4, ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन, इसमें देखते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसे निकालते हैं, मूल निकालने का मतलब है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मूल मतलब होता है कि एक्स को मतलब जब इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो एक्स का क्या मान आएगा भाई बताना है मूल, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जैसे कि यही हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या करो इसको इधर लेके जाओ, बराबर के इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, क्या करना होगा हमें, दोनों तरफ क्या लेना होगा, रूट लेना होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से √4, ठीक है, अब √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी, ये आएगी कि भाई ये प्लस माइनस 2 क्यों ली हमने वैल्यू, क्यों नहीं सिर्फ प्लस 2 ली, ये क्यों नहीं माइनस 2 ली, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि जब भी आप x की वैल्यू 2 लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 आएगी, या फिर -2 लोगे तो भी उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 यानी कि 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो इसके मूल क्या हो जाएगा, x का मान आ गया प्लस माइनस 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई करके नहीं गए, अब ये सॉल्व कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा तुम्हें एक, और ये होता है ना कि बोर्ड में भाई कुछ नहीं आता तो कुछ भी लिख के चले जाओ, लेकिन मैथ में नहीं कर सकते आप, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड तो पता होगा, पता चला त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ रहा है sin थीटा cos थीटा, तो उसमें x की वैल्यू निकाल के आ रहा है तो क्या होगा भाई, ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, ये है आपके तीसरे चैप्टर से यानी बहुपद से, एक बहुपद हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक होंगे। अब बताओ ये शून्यक क्या होता है भाई, हमें बताना है कि इसके शून्यक क्या होंगे, ठीक है, और इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से इसको करना होगा कैसे, ए दे रखा है हमें 3,1, बी दे रखा है हमें -3,-1, सी दे रखा है हमें -3,1, और डी हमें दे रखा है 3,-1, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमसे कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक निकालो, ठीक है। अब इस शून्यक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का अगर मतलब आपको पता है तो ये सवाल कर पाओगे। शून्यक भी वही होता है जो भी मैंने बताया, मूल में ही होता है कि द्विघात समीकरण में उसको मूल बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग शून्यक बोल देते हैं, मतलब इस समीकरण इस बहुपद की ऐसी वैल्यू निकालो कि इसका मान जब रखो ना इस समीकरण में तो उसकी वैल्यू 0 क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी कि इसके शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर शून्यक एक ऐसा मान है किसी समीकरण का कि उसे रखने पर मेरी वैल्यू क्या आ जाए 0, यानी x का मुझे ऐसा मान रखना पड़ेगा कि इस समीकरण की वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए, यही होते हैं शून्यक, ठीक है, क्लियर है।
अब ये क्या क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, ऑप्शन से वैल्यू जो आ रही हो वही रख रख के देख लो। मसलन मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, a की वैल्यू 3 और 1 रखते हैं। तो अगर x की वैल्यू a से रखते हैं, x की वैल्यू 3, क्या रखते हैं x की वैल्यू 3, तो देखते हैं इसका मान क्या आ रहा है। 3 जैसे ही रखूंगा तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये मैंने जीरो तो मुझे लाना ही है, मैंने तो बताया ना जीरो आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 क्या है 6 माइनस 3, तो 9 और माइनस 6 माइनस 3 कितना होता है माइनस 9, यानी इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। यानी ये x इज इक्वल टू 3 तो एक शून्यक है। क्यों? क्योंकि इस पे x का ऐसा मान है कि मेरी समीकरण की वैल्यू जीरो हो गई, तो एक शून्यक क्या हो गया मेरा 3। सेटिस्फाइड? ठीक है। अब दूसरे शून्यक की तरफ चलते हैं। दूसरे शून्यक के लिए अगर मैं 1 लूं, देखते हैं भाई x इज इक्वल टू 1 रखने पे आ रहा है कि 1 रखूंगा तो क्या आएगा, ये वाला समीकरण है 1 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है 2, फिर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ये आ रहा है माइनस 4। इसका मतलब इससे मेरी x की वैल्यू 1 से नहीं आ रहा है, माइनस अरे x की वैल्यू 1 से माइनस 4 आ रहा है, यानी जीरो नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो इस वजह से मेरा जो 1 1 जिस ऑप्शन में होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 3 इसमें ये माइनस 3 आ रहा है क्योंकि मेरी वैल्यू तो 3, यानी कि दो ऑप्शन तो ऐसे हमने काट दिए। अब 50-50 रह गया, तो या तो ये वाला होगा, अब 1 नहीं है तो कौन से माइनस 1 वाला ही होगा। ऐसे भी टिक कर सकते हो माइनस 1 कि भाई क्योंकि 1 वाला तो हमने चेक ही कर दिया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर भी चाह रहा है तो मैं दिखा देता हूं आपको, x की वैल्यू रख दो कितना माइनस 1, माइनस 1 देखो आ रही है कि नहीं, इस समीकरण में रखना है माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, अब माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस 3 यहां से इज इक्वल टू 0, दिस इज माइनस 3। अब 2 1 3 और माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो ये कितना आ गया 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। यानी हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा माइनस 1 भी है वो भी क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो जब भी शून्यक निकालने को कहेगा तो क्या करना है, x का मान निकालना है, ऐसा मान कि जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। सिंपल सी डेफिनेशन है शून्य की। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस पीवाईक्यू करने से आपको फायदा ये होता है कि इसमें कई चैप्टर के क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि त्रिकोणमिति, सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुपद की, सिर्फ ऐसा नहीं कि वास्तविक संख्या के, पूरे कई क्वेश्चन होंगे। तो उससे फायदा ये होगा आपको कि रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारे कई कॉन्सेप्ट की चेकिंग हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है हमें समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा, एक भुजा है कौन सी, ए बी की माध्यिका, ए बी की माध्यिका, ए बी की माध्यिका सी डी है। ए बी की माध्यिका क्या है, सी डी है। तो सी डी स्क्वायर का मान बताओ, सी डी स्क्वायर का मान होगा, मतलब हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सी डी स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। सी डी स्क्वायर का मान क्या होगा। हमने ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है मुझे 1/2 ए बी स्क्वायर, बी दे रखा है हमें ऑप्शन बी दे रखा है मुझे 3/4 ए बी स्क्वायर, और सी दे रखा है ए बी स्क्वायर, और डी दे रखा है हमें, डी ऑप्शन क्या दे रखा है हमें 3/2 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, क्या करते हैं भाई इसको, सबसे पहले हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के 3 टाइप होते हैं, तो आपको पता होगा 3 प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है समबाहु त्रिभुज। मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी कि तीनों भुजाओं का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा, और उनका जो कोण होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। तो समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये बन गया हमारा एक समबाहु त्रिभुज। क्या वैल्यू, क्या मान दे रखा है इसमें, ए बी सी, क्योंकि एबीसी क्या रखा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी की माध्यिका, मतलब भुजा ए बी है, इसकी माध्यिका सी डी है। माध्यिका का मतलब जानते हो, माध्यिका का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस तरह का एक त्रिभुज है और मुझे माध्यिका डालनी है, तो क्या होता है, ये जो बीच की लाइन क्या करती है, इन दोनों को बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि हमारे जिस आधार पे गिरेगी उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, और इसका एंगल जो होता है वो कितना होता है,
90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री समकोण पर ये गिरती है, यानी कि इसके जो कोण होता है यानी कि एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। और ये क्या करती है, अगर इसकी वैल्यू पूरी बेस की वैल्यू पूरे आधार की वैल्यू 4 है तो ये क्या कर देगी, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ गए माध्यिका? माध्यिका ये होती है किसी त्रिभुज में माध्यिका डालने पर क्या होता है, वो 90 डिग्री पर आती है, पहली बार उसका कोण 90 डिग्री होगा और वो जो भी जिस आधार पे गिरेगी उसको वैल्यू को क्या करती है, आधी कर देगी, बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है माध्यिका? तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी की माध्यिका क्या है, सी डी है, यानी कि मुझे एक ए बी डालना होगा यहाँ पर इस तरीके से, मुझे यहाँ पर एक ए बी, यानी कि ए बी की माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, ये पॉइंट डी आ जाएगा और ए बी की माध्यिका सी डी है, ए बी की माध्यिका क्या हो गई, सी डी हो गई, ये देखो सी डी है माध्यिका ए बी की। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। तो सी डी स्क्वायर का मान बताओ, सी डी स्क्वायर का मान निकालना है मुझे। ठीक है, अब जब मैंने माध्यिका डाली तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उन इन्फॉर्मेशन को पता करते हैं वो क्या क्या है। मतलब चलो ये 90 डिग्री है, मुझे पता चल गया, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है। ठीक है, दिख रहा होगा 90 डिग्री कोण। अब फिर क्या है, अब मैं मान लेता हूं कि मेरी इसकी ये जो AC है उसको मान लेते हैं x, सपोज मतलब माना AC इज इक्वल टू x। अब जब तुम्हें पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं होती हैं समान, अगर AC x है तो AB क्या होगा, AB भी x होगा, अगर AB x है तो BC क्या होगा, BC भी x होगा। ठीक है, अब AC BC और AB तीनों x है। अब AB की बात मुझे बताओ, अगर ये पूरी है x, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने भी बताया कि माध्यिका क्या करती है, इस पूरे को दो बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x/2, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी x/2, ये भी x का आधा, ये भी x का आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमारा त्रिभुज है, ये इसमें हमें पता चल गया ये x है, ये x है, ये x/2, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD। तो अब देखो, मैं ये वाले त्रिभुज को थोड़ा यहाँ पे डिटेल से बना देता हूँ, देख लो क्या होता है। यहाँ पे ये वाला त्रिभुज मैं बना रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सीधा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में ये रहा मेरा समकोण, किस पे है, डी पे, पॉइंट डी पे है। फिर यहाँ पे क्या है, सी है, ये सी है, तो ये क्या है हमारा बी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा कि डीबी बीडी देख लो, ये है बी, ये डी, इसकी क्या है लेंथ, इसकी लंबाई है x/2। फिर यहाँ पर बीसी की लंबाई है x, है कि नहीं? और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। क्या निकालना है, CD। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि मुझे CD निकालना है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, देखो यहाँ पे कितनी चीज का इस्तेमाल हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, उसमें क्या होता था, पाइथागोरस प्रमेय उसमें क्या होता था कि लाल बटे कक्का मैंने बताया भी था वहां से, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम लंब निकालते तो फिर माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ कर्ण रहेगा यानी कि ये बड़ी वाली भुजा रहेगी तो कर्ण इज इक्वल टू होता है लंब प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। लेकिन अब हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, और ये क्या है हमारा लंब है। तो लंब के लिए क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण में से घटाना रहता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो भाई, यहाँ से लंब निकालना है, यानी हमें निकालना है CD, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है CD स्क्वायर का मान पूछ रहा है, और CD स्क्वायर क्या है, लंब है यहाँ पर। तो CD स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, कर्ण का, यानी कर्ण क्या है x स्क्वायर, माइनस यहाँ से BD क्या है, आधार का स्क्वायर, यानी कि x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4। तो यहाँ से क्या आ गया, जब इसका एलसीएम लोगे तो 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसे, देखो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4, कितना आ गया 3x स्क्वायर बाई 4, 3x स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब ये तो हमारे ऑप्शन में है नहीं कहीं, लेकिन मैंने भी क्या किया था, AB को मैंने क्या माना था, x माना था, क्योंकि AB क्या है हमारा x, तो मैं x की जगह रख दूंगा AB, तो आ जाएगा 3AB स्क्वायर बाई 4, इसका मतलब 3/4 AB स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा ऑप्शन। ठीक है, आसान है, बस मैंने क्योंकि इतना फैला के बताया इस वजह से थोड़ा टाइम लगा हमें, लेकिन आपको क्या करना था, बस माध्यिका का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, और माध्यिका के बाद पाइथागोरस का रूल पता होना चाहिए था। वहां से आप डायरेक्ट अपनी माध्यिका जैसे ही लगाएंगे तो आपको ये त्रिभुज मिल जाएगा, और त्रिभुज से आप वहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे। इजी तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। 4 क्वेश्चन हो गए, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बांट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम बांट लेंगे ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि इन सारे क्वेश्चन को खुद से भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना होगा। क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने होंगे, और जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया अगर उसमें से ना समझ में आया हो तो आप जरूर टॉपिक का नाम लिखें, उस टॉपिक का नाम लिखें, उस चैप्टर का नाम लिखें जो आपको टफ लगता होगा। हम उस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो आज आखिरी क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ पांचवा के चित्र में बिंदु, हमें एक फिगर दे रखा है, चित्र दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, हमें एक चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हमें पूछ रखा है, ठीक है, ये दे रखा है और एक ये। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं ऊपर, ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, और इसकी इस पूरे कोण की वैल्यू दे रखी है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है O, यहाँ दे रखा है B, यहाँ दे रखा है Q, यहाँ दे रखा है A, और ये दे रखा है हमारा P। ये क्या है हमारा, ये हमारा A P। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि चित्र में बिंदु O को बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें अवनमन कोण बताओ, क्या बताना है हमें, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होगा, मतलब A से और P से, कहां से, A से और P से, P, A से और P से क्या होगा, अवनमन कोण। मतलब कि अब यहां मानो कि यहाँ पे आप खड़े हो या मैं खड़ा हूं, तो मैं A से जब P की तरफ देखूंगा, O की तरफ, तो मेरा अवनमन कोण क्या बनेगा, तो वही मुझे यहाँ पर बताना है दोनों के लिए। ठीक है, देखते हैं भाई। इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये कैसे, ऊंचाई और दूरी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ऊंचाई और दूरी, वहां से एक क्वेश्चन है, उसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण, दो कोण था, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्नयन कोण जैसे देखिए, अगर मैं नीचे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं ऊपर अपनी किसी चीज को देख रहा हूँ, तो ये आधार से, जमीन जो मेरा आधार है, इससे जो मेरा कोण बन रहा है, ये वाला कोण मेरी आंख का, ठीक है, वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। लेकिन इसी चीज को पलट दो, इसका अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे आधार से, ये जो आधार है ये वाला, इससे ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला कोण जो बन रहा है, वही कहलाता है हमारा अवनमन कोण। ठीक है, अब आओ देखो, ये उन्नयन और अवनमन, हमें चाहिए क्या, अवनमन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा, एक समांतर रेखा खींच दो इसके। ठीक है, अब ये जो कोण होगा ना, यही होगा हमारा अवनमन। ए के लिए ये वाला कोण होगा हमारा अवनमन। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए। जैसे यहाँ O है, तो यहाँ A, यहाँ OA, और इसको नाम दे देता हूं मैं, P तो दे रखा है, मैंने नाम दे देता हूं M। ठीक है, OAM, यानी कि फॉर A, मतलब A के लिए, क्या होगा अवनमन कोण का मान, A के लिए हमें निकालना होगा OAM। ठीक है, ये वाला कोण OAM। और अगर मैं P के लिए बात करूं, P के लिए, तो P के लिए क्या निकालना होगा, P के निकालना होगा OPM। OPM, मैं इस कोड की बात कर रहा हूं, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये पूरा नहीं, ये वाला कोड तो बहुत आसान है भाई। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इसको यहाँ अलग मैं बना रहा हूँ ताकि और आसानी से आपको समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो है ये अलग, यानी कि OQP में बनाता हूँ, क्या, ट्रायंगल OQP। ठीक है, त्रिभुज OQP मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ हमारा O, यहाँ हमारा Q, यहाँ हमारा P। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने क्या कर दिया, एक समांतर रेखा खींच दी। तो जैसे ही मैंने समांतर रेखा खींची, तो ये कोण कितना हो गया, ये पूरा कोण तो 90 डिग्री हो गया भाई, क्योंकि मैंने एक समांतर रेखा, सीधी रेखा जैसे ही खींचोगे कहीं भी, ये मैंने सीधी रेखा खींची इस पर, ये कितना है, 90 डिग्री। इसी तरीके से ये सीधी रेखा है, समांतर रेखा तो हमारे OQ के है, लेकिन PQ पर क्या है, एक लंब है, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रही, तो ये 90 डिग्री कोण बन गया। जैसे ये 90 डिग्री कोण बन गया, तो ये पूरा 90 डिग्री का है, और हमें 60 डिग्री ये दे रखा है, और ये निकालना है। कितना आसान है, यानी कि ये x निकालना है। तो अब x के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ ओ ए के लिए नहीं, हम लोग कर रहे हैं P के लिए, पहले P के लिए कर रहे हैं। OPM कैसे आएगा, ये होता है क्या, कोण का चिन्ह होता है, कि कोण को बताते कैसे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कोण OPM के लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, x प्लस 60 इज इक्वल टू 90। यही तो है, क्योंकि जब 60 और x जोड़ दोगे तो टोटल 90 ही हो जाएगा भाई। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से x की वैल्यू कैसे आती है, x की वैल्यू 90 माइनस 60 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, पहला कोण मेरा आ गया, कितना आ गया, 30 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा चाहिए
OAM किसके लिए, ए के लिए हमें ऑर्नामेंट कोड कमांड चाहिए। तो ऑर्नामेंट कोड कमांड जब हम देखेंगे किसके लिए, ए के लिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ देखो उसकी भी मैं थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ। क्या होगा फटाफट देखते हैं। OAM इसमें देखोगे, उसमें देखो क्या है, OBM, ये कौन सा है, ये त्रिभुज है OBA, OBA से OBA में बना रहा हूं, यहाँ पे O है, यहाँ पे मेरा B, यहाँ पे मेरा A है। यहाँ पे मैंने वही समांतर रेखा खींची है। समांतर रेखा मतलब सीधी रेखा, ऐसी रेखा जो इसके समांतर है, OB के समांतर है, और इस पे क्या है, लंब है, यानी कि इस पे भी ये 90 डिग्री फिर से बना रही है। अब हमें यहाँ पे एक चीज दे रखी है, ये पूरा दे रखा है, ये मान दे रखा है मुझे 45, ये 45 है भाई, ये कितना है, ये भी तो 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये देखो बिल्कुल सीधा है, तो ये भी 90 डिग्री, ये 45। तो आप ये वाला एंगल बता सकते हैं मुझे कितना होगा, ये वाला कोण, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये x है, इसको मान लेते हैं x दोबारा से, या फिर इसको y मान लो, क्योंकि x की वैल्यू तो हम बार निकाल चुके हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, और ये क्या होगा, ये 180 में से घटाने पे आएगा भाई, y क्या आएगा, 180 में से घटाने पे आएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, y प्लस 180 डिग्री, समझे कि नहीं, यानी कि 180 डिग्री कब होगा, जब y प्लस 90 प्लस 45 तीनों को जोड़ दो तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू आ जाएगी 90 और 45 हो जाएगा आपके पास 135, और फिर हो जाएगा अपने पास ये 180 में से घटाने पर, यानी कि 180 माइनस 135 डिग्री, कितना आ जाएगा भाई, ये 10 में से 5 जाएगा 5, और ये हो जाएगा, ये भी 45 आ गया। कितना आ गई भाई की वैल्यू, 45 डिग्री आ गई यहाँ से। लेकिन अभी ये हमारा ऑर्नामेंट कोण नहीं आया है ना, ये हमारी इसकी वैल्यू आई है, अंदर वाले कोण की, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 45। तो ये 45, ये 45, ये 90, टोटल 180 तो है, लेकिन हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में हमसे कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली, ये पूछ रहा है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, फिर से वही चीज, जब ये क्या है, इसके समांतर है और ये इस पे लंब है, तो ये पूरा कोण कितने का है, ये पूरा कोण है 90 डिग्री का। तो अब चूंकि 90 डिग्री मुझे पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू एक, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 45, यानी x की वैल्यू फिर से आ जाएगी हमारे पास 45, ठीक है। यानी अब ये हमारा एक हो गया ऑर्नामेंट कोड यहाँ, और एक हमारा ऑर्नामेंट कोड यहाँ, यानी कि दो हमारे ऑप्शन जो रहेंगे। इस तरीके से ऑप्शन को डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास सी है, इसमें क्या रहा है, सी है, इसमें 45 डिग्री और 30 डिग्री ऑर्नामेंट कोड दे रखा है दोनों के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो अभी हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बाकी हैं, जिसमें अब जिसका पार्ट 2 होगा उसे भी आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये पेपर आपको मिले, तो आप क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है वो नीचे दे रखी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हो टेलीग्राम चैनल को, और आप चाहे तो वहाँ जो हमारा चैनल है आरजे स्टडी क्लब, उस पर भी टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, ठीक है, आप वहां से जाके उस चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ, और उसके सोल्यूशन भी है वहां पर मौजूद रह रहे हैं, ठीक है, आप वहां से भी फायदा उठा सकते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।